लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक में 12th नंबर चैप्टर कम्युनिस्ट, समाजवादी और मजदूर आंदोलन से संबंधित आज का चैप्टर है। तो करते हैं इस चैप्टर को शुरू। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिस्ट आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ताशकंद। ताशकंद द नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 1920 में M.N. राय, अवनी मुखर्जी कम्युनिस्ट बनने वाले एक भूतपूर्व क्रांतिकारी जिनका बाद में राय से झगड़ा हुआ था तथा मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक ने मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक राजनीतिक सैनिक स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय M.N. राय, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए निम्न में से कौन 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को गए और लेनिन से चर्चा की थी? M.N. रॉय, बी नंबर ऑप्शन। नरेन भट्टाचार्य उर्फ मानवेंद्र राय, जो 1919 में मैक्सिको में बोल्शेविक मिखाइल बोरोदन के संपर्क में आए, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाने में सहायता की और 1920 के ग्रीष्म में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए मॉस्को चले गए। वहां लेनिन के साथ उनका प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विवाद हुआ, जो औपनिवेशिक देशों में कम्युनिस्टों की रणनीति को लेकर था। लेनिन का विचार था कि उपनिवेशों को अर्ध उपनिवेशों में बुजुर्ग नेतृत्व वाले आंदोलनों को मोटे तौर पर समर्थन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया? M.N. रॉय ने 1922 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर ट्रांसफर किया था? बर्लिन में, सी नंबर ऑप्शन। राय 1922 में अपना मुख्यालय बर्लिन ले गए, जहां से वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से एक पाक्षिक और अवनी मुखर्जी के सहयोग से इंडिया इन ट्रांजिशन प्रकाशित करने लगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रथम प्रयास था। हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का पहला मुखपत्र 1922 में अंग्रेजी में निकाला गया। उसका नाम द वॉनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान की स्वाधीनता का अग्रदूत। वह बर्लिन में छपकर गुप्त रूप से डाक के जरिए हिंदुस्तान आया था। जब पुलिस को इसका पता चला तो नाम बदलकर एडवांस गार्ड और फिर वॉनगार्ड रखा गया। इसके बहुत बाद विदेश में छपकर आने वाला हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र मैसेज ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित में से किसे जेल भेजा गया? 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित में से किसे जेल भेजा गया था? मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को, ए नंबर ऑप्शन। मई 1924 में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में जेल भेज दिया गया। भारत में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करने वाले मुहाजिरों पर पेशावर षड्यंत्र के 5 अभियोगों की श्रृंखला के तहत 1922 और 1927 के बीच मुकदमे चलाए गए। 1922-23 का पेशावर बोल्शेविक षड्यंत्र केस भारत में पहला कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस के एक आरोपी गुलाम हुसैन ने माफी मांग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा किस केस में हुई थी? मेरठ षड्यंत्र केस में, ए नंबर ऑप्शन। 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस 20 मार्च 1929 को साम्यवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, जब भारत सरकार के निर्देशों के तहत 31 प्रमुख श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें मेरठ ले जाया गया।
इनके इसके अभियुक्तों में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद घाटे, जोंगलेकर वर्मानी, जी चक्रवर्ती, जोशी अधिकारी, डी गोस्वामी जैसे लोग, ब्रेडली तथा स्टेट जैसे विदेशी कम्युनिस्ट शामिल थे। आगे चलकर 32वें नंबर पर हचिसन गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तारियां भारतीय दंड संहिता की धारा 121A के अंतर्गत हुई थी और इसमें आरोप यह लगाया गया कि अभिव्यक्त सम्राट को ब्रिटिश भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे थे। यह मुकदमा 3.5 साल तक चला। जनवरी 1933 में कठोर सजाएं दी गई। अहमद को आजन्म काला पानी, डांगे, घाटे, जोगलेकर, निवारकर तथा स्टेट को 12 वर्ष का काला पानी, ब्रेडली, मिराजकर उस्मानी को 10 वर्ष का काला पानी और इसी प्रकार कम से कम सजा थी 3 साल की कठोर कैद। किंतु आगे चलकर यह सजाएं अंतर्राष्ट्रीय अपील पर काफी कम कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का बचाव करने के लिए आगे आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का बचाव करने के लिए आगे आए थे। कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू और MC छागला। 1 और 4 6 नंबर ऑप्शन। मेरठ षड्यंत्र केस में आरोपियों के बचाव हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में केंद्रीय बचाव समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य थे M.A. अंसारी, श्रीनिवास अयंगर, सत्यपाल, मदन मोहन मालवीय, बाबू गिरधारीलाल, निर्मल चंद्र, M.R. जयकर, मोहम्मद अली जीना, K.F. नरीमन, J.D. बिड़ला। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। बचाव पक्ष के लिए K.F. नरीमन, MC छागला, कैलाश नाथ काटजू, श्याम कुमारी नेहरू, रंजीत सीताराम पंडित जैसे वकील उपस्थित हुए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जेल में बंद आरोपियों से मिलने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस में समस्त संसार में चर्चा हुई? निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभिव्यक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट के ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभिव्यक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? मेरठ षड्यंत्र केस में। 6 नंबर ऑप्शन। 1922 में इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी 1922 में स्थापित हुई थी। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? बर्लिन के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। पुराना बर्लिन समूह 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला आदि ने बर्लिन कमेटी की स्थापना की, जिसके मुख्य वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरकतुल्ला थे। इनके रूसी समर्थन प्राप्त करने के प्रयासों को 1921 में राय के गुटवादी मंत्रियों ने विफल कर दिया था, किंतु उन्होंने अगले ही वर्ष बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना कर ली थी। 1920 के मध्य दशक तक गदर आंदोलन के महत्वपूर्ण जलावतन सदस्य भी रतन सिंह, संतोष सिंह और तेजा सिंह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट हो चुके थे। 1922 के अंत तक नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी के माध्यम से एमएन राय भारत में बन रहे कम्युनिस्ट समूहों से गुप्त संपर्क स्थापित करने में सफल हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मई 1923 को किसने मद्रास में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की? मई 1923 में मद्रास के अंदर लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? M. सिंगारवेलू के द्वारा। सिंगारवेलू ने मई 1923 में लेबर किसान पार्टी के गठन की घोषणा की। कांग्रेस के गया अधिवेशन दिसंबर 1922। गया अधिवेशन में सिंगारवेलू ने थोड़ी सी सनसनी उत्पन्न कर दी। उन्होंने खुले रूप से विश्व के कम्युनिस्टों की महान परंपरा का हवाला दिया और स्पष्ट कहा कि बारदोली में पीछे हटना भारी भूल थी और बल देकर कहा गया कि असहयोग आंदोलन के साथ राष्ट्रीय हड़तालें करने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में पहली कम्युनिस्ट पत्रिका या अखबार था? भारत में पहला कम्युनिस्ट पत्रिका या अखबार कौन सा था? द सोशलिस्ट। द नंबर ऑप्शन। श्रीपद अमृत डांगे नासिक में 1899 में जन्मे S.A. डांगे ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन शीघ्र ही उनका झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हो गया। उन्होंने 1921 में गांधी वर्सेज लेनिन नामक पैम्पलेट जारी किया। अगस्त 1922 में उन्होंने बम्बई से द सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की, जो भारत में प्रकाशित होने वाली पहली कम्युनिस्ट पत्रिका थी।
26 दिसंबर 1925 को कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के समय वहां उपस्थित थे और संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कलकत्ता की आत्मशक्ति और धूमकेतु तथा गुंटूर की नवयुग वामपंथी राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में कौन लाहौर से निकलने वाले इंकलाब का संपादक था? लाहौर से निकलने वाले इंकलाब का संपादक गुलाम हुसैन। द नंबर ऑप्शन। लाहौर में कम्युनिस्ट ग्रुप का संगठन गुलाम हुसैन ने किया। वे पहले पेशावर के मिशन कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर थे। लाहौर से उन्होंने उर्दू में मासिक पत्र इंकलाब निकाला। बंगाल से वामपंथी नेता फजलुल हक ने 1920 में बांग्ला सांध्य दैनिक नवयुग निकाला। बाद में मुजफ्फर अहमद और नजरुल इस्लाम नवयुग के संपादक हुए। सिंगारवेलू ने लेबर किसान गजट का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1925 में कानपुर में आयोजित हुए भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? 1925 में कानपुर में आयोजित हुए भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन का जो अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था एम सिंगारवेलू। सी नंबर ऑप्शन। दिसंबर 1925 में कानपुर में एक खुला भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ। इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष हसरत मेहवानी थे और सम्मेलन के अध्यक्ष सिंगारवेलू थे। यद्यपि इस सम्मेलन का आयोजन विभिन्न प्रकार के समूहों ने किया था जो वैधता बनाए रखने के लिए कॉमिटन से अपनी स्वाधीनता पर बल दे रहे थे, मगर इसमें स्थापित मूल संगठन पर शीघ्र ही बम्बई के एसवी घाटे जैसे अधिक दृढ़ निश्चयी कम्युनिस्टों ने अधिकार कर लिया। 1959 में संयुक्त सीपीआई ने 1925 के सम्मेलन में पार्टी के औपचारिक गठन की बात स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1925 में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कहां पर? बंगाल में। द नंबर ऑप्शन। 1925-26 में बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम शीघ्र ही बदलकर किसान मजदूर पार्टी रख दिया। इसकी स्थापना करने वालों में थे मुजफ्फर अहमद, इनके मित्र और विख्यात कवि नजरुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद और जुझारू स्वराजी हेमंत कुमार सरकार JCR दास के सचिव रह चुके थे। 2 बांग्ला पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई थी, लांगल और गणवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिज्म इन इंडिया 1924-27। कम्युनिज्म इन इंडिया 1924-27 किसके द्वारा लिखी गई? डेविड पैट्री। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित है? सबसे पहला तेज बहादुर सप्रू जो अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे, तो ये सही है। अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। केसी न्योगी जो संविधान सभा के सदस्य थे। PC जोशी जो भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव थे। तो तीनों ही ऑप्शन जो इसमें सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति पत्रिका के संपादक थे। कीर्ति पत्रिका के संपादक कौन थे? संतोख सिंह। कीर्ति के संपादक गदर पार्टी के पुराने नेता संतोख सिंह थे। सोहन सिंह जोश के नेतृत्व में यह समूह कीर्ति किसान पार्टी बन गया। मुंबई में भी जनवरी 1927 में एक मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक SM मिराजकर, KN जोगलेकर और SV घाटे थे। यह पार्टी क्रांति के नाम से एक मराठी पत्रिका निकालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया? मानवेंद्र नाथ रॉय ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया था? 1929 में। निम्न में से कौन कम्युनिस्ट नेता 1922 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने? कौन से कम्युनिस्ट नेता 1922 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे? सापुरजी सकलतवाला। गांधी जी ने कॉमरेड सकलतवाला के 1927 में भारत आगमन के समय उनसे मुलाकात की और उनकी प्रशंसा भी की। अंत में गांधी जी ने कहा कि यद्यपि अभी हम विपरीत दिशाओं में अग्रसर प्रतीत होते हैं, मगर मुझे आशा है कि हम एक दिन अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्त ब्रेडले सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था? 1936 के अंदर। रंजनी पाम दत्त, ब्रेन ब्रेडले दोनों ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका यह सिद्धांत द जर्नल ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में 29 फरवरी 1936 को ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ।
कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था। इसमें एक साम्राज्यवाद विरोधी जनमोर्चा बनाने की जरूरत पर बल दिया गया और कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। इसमें कांग्रेस के अंदर ही उदारवादियों राजेंद्र प्रसाद व अन्य और समाजवादी विचार वाले नेहरू व अन्य दो धड़ों के संघर्ष का विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम है। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या है? भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल ए नंबर ऑप्शन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 1934 में अलग होकर सौमेंद्र नाथ टैगोर ने एक नई पार्टी कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया का गठन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1934 में अलग होकर सौमेंद्र नाथ टैगोर ने एक नई पार्टी कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया का गठन किया। 1943 में इसका नाम रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? M.N. रॉय के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में जो अधिवेशन के चुनाव में मौलाना आज़ाद के हारने के बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी में मौलाना आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। मानवेंद्र नाथ रॉय एक साम्यवादी नेता थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इंडिया इन ट्रांजिशन इनकी प्रसिद्ध रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन है। पहला है कि जून 1941 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने की घोषणा की। जून 1941 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने की घोषणा की थी। ग्रेट ब्रिटेन ने रूस को जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध समर्थन दिया था। ग्रेट ब्रिटेन ने रूस को जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध समर्थन दिया था। दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री EMS नमूंद्रीपाद। 1957 में EMS नमूंद्रीपाद केरल के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी अर्थात CPI एक अलग राजनीतिक पार्टी कब बनी? भारतीय साम्यवादी दल एक अलग राजनीतिक पार्टी कब बनी थी? 7 नवंबर 1964 को। तो ये थे कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात अगला है समाजवादी आंदोलन। स्वामी भक्त सेवक तो बिना वेतन के भी अपने स्वामियों की सेवा करते हैं। स्वामी भक्त सेवक तो बिना वेतन के भी अपने स्वामियों की सेवा करते हैं। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। सी नंबर ऑप्शन। 1925 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कामगारों को समझाया कि व्यापार में मंदी के समय वे अपने मालिकों को सांसत में न डालें। स्वामी भक्त सेवक तो बिना वेतन के भी अपने स्वामियों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। द नंबर ऑप्शन। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, गंगा शरण सिंह, राहुल सांकृत्यान ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। इस प्रकार कांग्रेस की नीतियों को एक साम्राज्यवादी मोड़ दे दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 17 मई 1934 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, NG रंगा, जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों के थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाजवादी दृष्टिकोण के नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में कांग्रेस में समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकारने तथा किसानों व श्रमिकों से जुड़ने का आग्रह किया।
नेहरू का प्रसिद्ध कथन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह स्थापना के समय पार्टी के सचिव और 1934 के पटना अधिवेशन के संयोजक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक नहीं था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से मीनू मसानी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें सम्मिलित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, लेकिन समाजवादी विचारों वाले नेहरू का प्रोत्साहन और आशीर्वाद इस पार्टी के साथ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया। निम्नलिखित में से किसे जो भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू। द नंबर ऑप्शन। 1934 में संयुक्त प्रांत की सरकार के प्रचार विभाग द्वारा जारी पैम्पलेट कम्युनिस्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स में जवाहरलाल नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं था। कौन है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य अच्युत पटवर्धन थे। एस ए डांगे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा नरेंद्र देव भी थे और जयनारायण प्रकाश भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 के अंदर। दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1925 के अंदर। पब्लिक सेफ्टी बिल आया था 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में। तो सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके पश्चात पब्लिक सेफ्टी बिल और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 2, 3 और 1 द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी नेता नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी नेता नहीं थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एस.सी. बोस ये समाजवादी नेता थे। एम.आर. जयकर है जो समाजवादी नेता नहीं थे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला नंबर है कि उनका विश्वास था कि रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह क्रिया रहित वाक्य जैसा है। रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह जो क्रिया रहित वाक्य के जैसा। उन्होंने महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर संकेंद्रित करते हुए अपना पीएचडी शोध प्रबंध पत्र नमक सत्याग्रह के विषय पर लिखा। उन्होंने पहचाना कि भारत की प्रगति में जाति वर्ग से कहीं अधिक विशाल बाधा थी। जातीय जो वर्ग से कहीं अधिक विशाल बाधा थी। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है। तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से निबंध किसने लिखा था। जयप्रकाश नारायण ने। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी। मैडम भीकाजी कामा। बे नंबर ऑप्शन। इसका पश्चात अगला है मजदूर आंदोलन। इससे पहले समाजवादी आंदोलन और इसके साथ ही कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित हमने प्रश्नोत्तर कर लिया। अब है अगला मजदूर आंदोलन। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। इनमें से वह प्रथम नेता कौन है जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। एन.एम. लोखंडे। द नंबर ऑप्शन। ठाणे महाराष्ट्र में जन्मे नारायण मेघजी लोखंडे 1848 से 1897 तक को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1880 में दीन बंधु नाम से एक एंग्लो मराठी साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना किसने की। 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई। शशिपाद बनर्जी के द्वारा।
1850 से 1900 के बीच मजदूर असंगठित रूप से विरोध प्रकट करते रहे। इन विरोधों को सुकोमल सेन ने वर्किंग क्लास ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इमरजेंस एंड मूवमेंट 1979 प्रारंभिक विद्रोह माना। 1870 में ब्रह्म समाज के सासीपाद बनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब बनाया और 1874 में कलकत्ता के निकट बड़ा नगर में वर्किंग मेंस नाम की पत्रिका निकाली। 1878 में कलकत्ता ब्रह्म समाज ने वर्किंग मेंस मिलन की स्थापना की ताकि मजदूरों के बीच धार्मिक उपदेशों नैतिकता का प्रचार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तिथि को बंबई में भारत में मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत किया गया लेकिन लागू नहीं हो पाया। बंबई में भारत में मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था। यह किया था लागू 10 जून 1890 को। 24 अप्रैल 1890 को लोंखड़े ने एक सभा बुलाई जिसमें 10,000 मजदूर सम्मिलित हुए। 2 महिला मजदूरों ने इस मौके पर भाषण भी दिया। इसी समय ज्ञापन बंबई मिल मालिकों की एसोसिएशन को भेजा गया जिसमें साप्ताहिक छुट्टी की मांग की गई। 10 जून 1890 को यह मांग स्वीकार कर ली गई और इसे मजदूरों द्वारा उसकी जीत माना गया, परंतु यह संवैधानिक नहीं था और इसे लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल मजदूरों की शुरुआती हड़ताल 1877 में एक्सप्रेस मिल में हुई थी। यह स्थित है मिल मजदूरों की शुरुआती हड़ताल जो 1877 में एक्सप्रेस मिल में हुई थी, यह स्थित है नागपुर में। अपने नियोजकों एम्प्लॉयर्स के खिलाफ हड़ताल के रूप में मजदूरों की कार्रवाई का पहला उल्लेख 1877 में मिलता है जब उन्होंने नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण मैगजी लोंखड़े के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नारायण मैगजी लोंखड़े के बारे में कौन से कथन है जो सही है। सबसे पहला कि मजदूर आंदोलन के संस्थापक थे। नारायण मैगजी लोंखड़े मजदूर आंदोलन के संस्थापक थे। 1884 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र मजदूर संघ की स्थापना की। महाराष्ट्र मजदूर संघ की स्थापना नहीं की थी, मजदूर आंदोलन के संस्थापक थे। 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर इसका गलत है, 6 नंबर ऑप्शन। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1884 में NM लोंखड़े ने की। अगस्त 1906 में बजबज में अश्विनी कुमार बनर्जी ने इंडियन मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की थी। 1906 में ही रेलवेज यूनियन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से किन चरणों में भारतीय मजदूर आंदोलन को तीव्र किया गया। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से किन कारणों ने भारतीय मजदूर आंदोलन को तीव्र किया था। तो इसमें 2 कारण महत्वपूर्ण थे। एक था 1917 की रूस क्रांति और एक निर्वाह व्यय में वृद्धि। 2 और 3 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में बंबई में द सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की। 1911 में बंबई में द सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। NM जोशी के द्वारा, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दलों की स्थापना को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित दलों की स्थापना को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है लेबर स्वराज पार्टी बंगाल। बंगाल की लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर। कीर्ति किसान पार्टी, पंजाब की कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना 1927 के अंदर। इसके पश्चात है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान मद्रास। मद्रास की लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना की गई थी 1923 के अंदर। और कांग्रेस लेबर पार्टी बम्बई की कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आएगा 3 नंबर इसमें सबसे पहले आएगा लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान मद्रास। इसके पश्चात लेबर स्वराज पार्टी बंगाल, फिर कांग्रेस लेबर पार्टी बम्बई और सबसे अंत में आएगा कीर्ति किसान पार्टी पंजाब। 3, 1, 4 और 2 बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1918 के अंदर, ए नंबर ऑप्शन। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ ट्रेड यूनियन संगठन का पहला व्यवस्थित प्रयास VP वाडिया ने किया था, जो होम रूल लीग में मिसेज विंसेंट के साथी थे और जिन्होंने 1918 में मद्रास श्रमिक संघ का निर्माण किया।
यह यूनियन प्रमुखतः शहर के ही वस्त्र उद्योग में लगे मजदूरों के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? एन.एम. जोशी। स नंबर ऑप्शन। 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट, एन.एम. जोशी और दीवान चमनलाल ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जबकि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। बे नंबर ऑप्शन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में 107 ट्रेड यूनियनों की सहानुभूति और मेल से हुई थी। इसका आरंभिक अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था। सम्मेलन के महासचिव जनरल सेक्रेटरी महासचिव V.M. पवार थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का तात्कालिक कारण नवीन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की भारत द्वारा सदस्यता ग्रहण करना था। वाशिंगटन श्रमिक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के मजदूरों के प्रतिनिधि का चयन मजदूरों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? भारत सरकार के द्वारा 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? एन.एम. जोशी को। बे नंबर ऑप्शन। 1919 के वाशिंगटन में हुई ILO के अधिवेशन में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में एन.एम. जोशी को और सलाहकार एडवाइजर के रूप में बीपी वाडिया बेहमन पेस्टोनजी वाडिया को भेजा गया। 1921 में वाडिया पुनः सलाहकार के रूप में भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में के संगठन में दरार पड़ गई और एक गुट ने अलग होकर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो यह अलग कब हुए थे? तो यह हुए थे 1931 में, 1931 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1931 में कलकत्ता में हुए वार्षिक अधिवेशन में SV देशपांडे के नेतृत्व में AIUTC के संबंध विच्छेद कर दिया और ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम से एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की। इससे पूर्व जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के नागपुर अधिवेशन में रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हीटले आयोग का बहिष्कार, जेनेवा ट्रेड यूनियन में भारत का प्रतिनिधि कौन हो जैसे मुद्दों पर विवाद हुआ। एशियाई श्रमिक सम्मेलन, गोलमेज तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन की निंदा की गई और 1928 की नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इन प्रस्तावों के पास होने की वजह से दक्षिणपंथी मध्यम मार्गी, जिनके नेता एन.एम. जोशी, वी गिरी और मृणाल क्रांति बोस थे, सम्मेलन से उठकर बाहर चले गए। इन मध्यम मार्गियों ने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नामक एक नया संगठन बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? S.N. हल्दर। 5 मार्च 1920 को जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। S.N. हल्दर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में टाटा द्वारा स्थापित कंसिलिएशन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? जमशेदपुर में टाटा द्वारा स्थापित कंसिलिएशन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? C.F. एंड्रयूज। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन टाटा को एक कंसिलिएशन बोर्ड की स्थापना के लिए बाध्य कर सकी। इस बोर्ड के प्रमुख थे C.R. दास और C.F. एंड्रयूज। यह बोर्ड 1924 में इस्पात संरक्षण पर होने वाली बहस के दौरान स्थापित किया गया था, जिसके लिए स्वराज्यों का समर्थन आवश्यक था। इस यूनियन को अंततः 1925 में मान्यता मिल गई, जब C.F. एंड्रयूज इसके अध्यक्ष बने और गांधी जी जमशेदपुर आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामगार क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1923 में। 1926 में बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन शुरू करने वाले नेता का नाम क्या था? 1926 में बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन शुरू करने वाले नेता का नाम क्या था? NM जोशी। बे नंबर ऑप्शन। मजदूरों की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? मजदूरों की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? 1881। बे नंबर ऑप्शन। कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया? कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? 1891 को। इंडिया फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1891 उन कारखानों पर लागू होता है जो बिजली का प्रयोग करते थे, 50 अथवा उससे अधिक संख्या में श्रमिकों को नियुक्त करते थे तथा वर्ष में 120 अथवा 1 से अधिक दिन काम करते थे। इसमें प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह के एक दिन के पूर्ण अवकाश की तथा प्रतिदिन दोपहर को आधे घंटे के अवकाश की व्यवस्था थी। महिलाओं के लिए प्रतिदिन के काम के घंटे 11 घंटे निर्धारित थे। इनमें विश्राम के लिए 1.5 घंटे का अवकाश भी जुड़ा हुआ था। बंगाल के शिफ्टों में चलने वाले कारखानों को छोड़कर अन्यत्र महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं थी। बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा 9 और अधिकतम 14 वर्ष निर्धारित की गई। बच्चों की किसी भी एक दिन उनके काम के घंटों की सीमा 7 निश्चित कर दी गई। स्थानीय सरकारों को सफाई और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिमानों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं। पहला कि फैक्ट्री एक्ट 1881, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। फैक्ट्री एक्ट 1881 जो औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था, यह बात गलत है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1881 जो पारित किया गया था इसका उद्देश्य था बाल श्रम और मजदूरों की जो खराब स्थिति थी इसकी स्थिति को सुधार करना, बाल श्रम रोकना और जो मजदूरों की खराब स्थिति थी उस स्थिति को सुधारने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1881 पारित किया गया था। पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि NM लोंकड़े ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। NM लोंकड़े ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो 2 नंबर ऑप्शन सही है, केवल 2, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 के कारखाना अधिनियम का उद्देश्य था। 1881 के कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नौकरी का निषेध, 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया? साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया, तो यह किया गया था दूसरा भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 का। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। काम के बीच में कुल 90 मिनट का ब्रेक, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश, बच्चों के काम करने की उम्र 7 से बढ़कर 9 वर्ष, 9 से 14 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे काम, महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम पर रोक। तृतीय फैक्ट्री अधिनियम में वयस्कों के काम के अधिकतम घंटे 12 तय किए गए एवं बच्चों के 6 घंटे। बच्चों व महिलाओं के रात 7 बजे से सुबह 5:30 बजे तक काम करने पर रोक लगा दी गई। टेक्सटाइल फैक्ट्री में यह समय का नियम पुरुषों के लिए भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1880 के लगभग असम के कुलियों की दयनीय दशा पर 1880 के लगभग असम के कुलियों की दयनीय दशा पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक कुली कहानी लिखने वाले ब्रह्म समाज के प्रचारक कौन थे? राजकुमार विद्यारत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता ने, कौन से राष्ट्रीय नेता ने जो 1929 में कहा था, कौन से राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो यह बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा था? तो यह था 1926 से लेकर 1939 तक, 6 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन के धीमे पड़ने का कारण क्या था। 1929 से 39 के मध्य मजदूर आंदोलन के धीमे पड़ने का कारण क्या था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन होना। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन है जो 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष बाकर अली मिर्जा की देखरेख में एक श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की। कांग्रेस ने किस वर्ष जो बाकर अली मिर्जा की देखरेख में एक श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की थी। 1929। बे नंबर ऑप्शन। बंगाल में 1933 में किसके द्वारा लेबर पार्टी की स्थापना की गई। बंगाल में 1933 में किसके द्वारा जो लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। निहारेंदु दत्त मजूमदार के द्वारा। तो ये थे कम्युनिस्ट, समाजवादी और मजदूर आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात इन्हीं आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं जो प्रत्येक चैप्टर के पश्चात चार्ट सारणी के माध्यम से देखते हैं। इसमें भी एक सारणी दे रखी है, तो इस सारणी में देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। 1870 में श्रमजीवी क्लब, वर्किंग मैन क्लब और भारत श्रमजीवी साम्यवाद समाचार पत्र की स्थापना शशिपाद बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में की गई। 1877 में मजदूरों की प्रथम हड़ताल नागपुर के एम्प्रेस मिल में। 1878 में सोराबजी सापुरजी बंगाली ने काम के घंटे सीमित करने के लिए बंबई विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 की अनुशंसा पर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया। 1884 में बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी M.N.M. लोंकड़े के द्वारा। 10 जून 1890 को बंबई में भारतीय मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत किया गया। 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम, द्वितीय फैक्ट्री आयोग 1884 द्वितीय फैक्ट्री आयोग की अनुशंसा पर लॉर्ड लैंसडाउन के काल में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल की गई। 1905 में प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1909 में कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना की गई नारायण मैगजी लोंकड़े के द्वारा। 1911 के अंदर सोशल सर्विस लीग की स्थापना N.M. जोशी के द्वारा। 1911 के अंदर तृतीय कारखाना अधिनियम, तृतीय फैक्ट्री आयोग 1908 की अनुशंसा पर। 1918 के अंदर मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की गई वीपी वाडिया के द्वारा। 1918 से 22 के दौरान कामगार असंतोष का काल था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। 25 फरवरी 1920 को अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा। 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान में ताशकंद में अमन राय व अवनी मुखर्जी के द्वारा की गई। 1920 में मॉस्को में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन किया गया। 1920 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC N.M. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लाला जी ने की थी। 1920 में जमशेदपुर मजदूर संगठन की स्थापना की गई SN हालदर और टाटा स्टील में। 1922 के अंदर कम्युनिस्ट नेता सापुरजी सकलतवाला ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने। 1922 से 27 पेशावर बोल्शेविक षड्यंत्र केस चला। 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना मद्रास में सिंगारवेलू के द्वारा की गई। 1923 के अंदर कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित हुआ। 1 सितंबर 1924 को सत्य भगत ने ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की थी। 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद M.A. डांगे, शौकत उस्तानी और नलिनी गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया। 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की स्थापना, जिसका मुख्यालय कानपुर से बंबई स्थानांतरित किया गया। 1925 में लेबर स्वराज पार्टी, जिस बंगाल में मुजफ्फर अहमद, मजरुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद, हेमंत कुमार सरकार के द्वारा। 1926 में कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी बंबई के अंदर। तो ये थे प्रमुख मजदूर संगठन, मजदूर आंदोलन, समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन।
तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल के एक नए चैप्टर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।